अस्सलाम वालेकुम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से देखा जाए या एनालिटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री लो, आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी पड़ती है। सही है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टेक्निक को यूज़ करके आप किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप पता कर रहे होते हो, उसके साथ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक करो, आपको पता चल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इसके तकरीबन तकरीबन 40 से ऊपर ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, सही 40 से कम भी बन सकते हैं और मे भी 40 से भी ऊपर बन सके, 50 से ऊपर बन जाए, इतने के लेक्चर बनेंगे। अगर आप इसके रेलेवेंट लेक्चर सुनना चाहते हैं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, आप जाएं, हमारे पास प्लेलिस्ट बनी होगी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, या फिर एक कॉमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको इसके लेक्चर। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने वर्ड लिखा है जी इंफ्रारेड, यानी कि इसमें इस टेक्निक के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन को हम इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस करने के लिए। सही है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ यूज्ड, इंफ्रारेड radiation is used for the analysis of compound, for the analysis, हम एनालिसिस के लिए, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एनालिसिस के लिए हम इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखी जाए तो कहाँ पे पाई जाती हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास अगर देखा जाए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम EMR क्या नाम दे रहे होते हैं, EMR से मुराद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमारे पास कुछ ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, नाम याद रख लीजिएगा, एक तरतीब के साथ आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। सबसे टॉप के ऊपर पाई जाती है गैमा रेज। सबसे टॉप के ऊपर कौन सी हैं? गैमा रेस। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास मौजूद है एक्स रेस। सेकंड नंबर पे आ जाती हैं एक्स रेस, एक्स रेज। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, यूवी रेज। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है विजिबल लाइट, या विजिबल रीजन भी कह सकते हैं, या विजिबल रेज कह लो, विजिबल रेज, जिसको हम देख सकते हैं। ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जिसके ज़रिए से हम देख सकते हैं। विजिबल रेज के बाद हमारे पास आ जाती हैं IR रेज, इंफ्रारेड रेज, जिसको हमने ऊपर नाम भी लिखा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड रेज। इसके बाद हमारे पास आ जाती है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। और लास्ट में हमारे पास मौजूद हैं रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बताऊँ ना, तो वो ये हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कम होती रहती है। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? कम। सही है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है रेडिएशंस की। इसके बाद जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्पीड रेडिएशन की, ये याद रखिएगा, स्पीड कोई भी रेडिएशन हो, बेशक वो गैमा रेज है, एक्स रेज है, यूवी है, विजिबल है, सबकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। ये ना तो बढ़ती है और ना ही कम होती है। तो आप खुद देख लो, IR रेज ये पड़ी हुई हैं, IR रेज ये पड़ी हुई हैं। IR रेज की जो एनर्जी है वो विजिबल रेज से भी कम है और माइक्रोवेव से ज़्यादा है। IR रेज की एनर्जी विजिबल रेज से कम है और माइक्रोवेव से ज़्यादा है। ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी गैमा रेज की होती है, उससे कम एक्स रेज की। और गैमा रेज की ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ही हम इसको एक्स रेज में, सॉरी, ये ट्यूमर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके इलाज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं? गैमा रेज को ट्यूमर के इलाज के लिए यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास 7-8 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 तरह की
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, चंद एक बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब इनमें ना कुछ रिलेशनशिप है, मतलब अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, एनर्जी का फार्मूला था E=H म्यू। ये जो म्यू होता है ये फ्रीक्वेंसी, मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा, अब यहाँ पे म्यू लिख लो, न्यू। ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से यह साबित होता है कि जो एनर्जी है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। से इसके अलावा एक और फार्मूला भी है, E=hc/λ, hc/λ। यहाँ से अगर देखोगे तो एनर्जी हमारे पास वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देख लो वेवलेंथ ऊपर की तरफ कम हो रही है जबकि एनर्जी ऊपर की तरफ ज़्यादा हो रही है, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, जबकि ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। अब यहाँ पे हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है तो बेसिक बातें करेंगे। अब इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यूवी विजिबल और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते थे और यूवी रेज का अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेज का इस्तेमाल करते थे। अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेज का इस्तेमाल करते थे और उसको नाम देते थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब उस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या था, ये काम होता था। देखो कोई एटम है, ये वाला, ये कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, सही है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता था, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती थी, यानी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करते थे। यूवी विजिबल में क्या होता था, यूवी विजिबल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती थी। क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन हासिल करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते थे। द इलेक्ट्रॉन मूव, द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, टू हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट। ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, यहाँ पे लोअर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे दोबारा फिर ये वापस आते हैं, जब ये दोबारा फिर वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ रेडिएशन को एमिट करते थे। हम इन रेडिएशन की डिटेक्शन आगे करते थे। सही, मैंने अभी बात की है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, एंड व्हेन डी एक्साइट, व्हेन डी एक्साइट it emit energy, it emit energy, ये एनर्जी को एमिट करते हैं, विच इज़ एनालाइज। ये हमारे पास यूवी विजिबल में होता था, विच इज़ एनालाइज्ड, जिसको हम एनालाइज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखो रेडिएशन की एनर्जी यूवी और विजिबल से कम होती है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करा सकते हैं। क्या नहीं करा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करा सकते। तो आईआर सिर्फ और सिर्फ दो काम करवा सकती है, आईआर दो काम करवा सकती है, या तो ये रोटेशन करवाएगी, रोटेशन, या फिर ये हमारे पास वाइब्रेशन करवाती है। बस ये दो काम मॉलिक्यूल के अंदर करवा रही होती है। मतलब पहले नंबर पे अगर कोई मॉलिक्यूल ये वाला है, इस तरह का मॉलिक्यूल है, तो इसमें रोटेशन करवा देगी, इसको रोटेट करवा देगी, इस तरह ये घूमना शुरू हो जाएगा। या फिर मे भी इस मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन करवा दे। वाइब्रेशन क्या होता है कि अगर ये मॉलिक्यूल है, इसके जो एटम्स हैं ये आगे पीछे की तरफ मूव करना है, ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दें या पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दें। इस तरह रोटेशन या वाइब्रेशन करवा देगी अगर आईआर रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है। तो ये बात सिंपल सी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आईआर रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती हैं तो ये एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं करवाती, बल्कि ये या तो रोटेशन करवाएंगे या फिर वाइब्रेशन, और इसी की मदद से ही हम किसी भी चीज़ के फंक्शन ग्रुप को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब मैं चंद एक बातें यहाँ पे लिखूंगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से, सारी की सारी इंट्रोडक्शन के रेलिवेंट ही है, इनको देखते जाइएगा। कहते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये एब्जॉर्प्शन यानी कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है मॉलिक्यूल। इट इज़ अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी।
सही है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप, इट इज़, और इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मालूम करने के लिए, टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप। किस चीज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? फंक्शनल ग्रुप को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, सारी की सारी बातें लिखते जाएंगे, साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। इफ़ वी प्रोवाइड, अगर हम देते हैं, प्रोवाइड हायर एनर्जी इक्वल टू हायर एनर्जी, अगर ज़्यादा एनर्जी देते हैं जो कि बराबर होती है हायर एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी गैप, टू द एनर्जी गैप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेवल, या अगर हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉनिक लेवल के दरमियान में हो, एनर्जी जो दो इलेक्ट्रॉनिक गैप होते हैं उसके बराबर आ जाए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वजह बनती है। एनर्जी गैप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेवल, then electron excitation is caused, then इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाती है, एक्साइटेशन इज कास्ड, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? एक्साइटेशन हो जाएगी। अगर हम कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसकी निस्बत देखो हमारे पास है, अगर हम दो एनर्जी गैप के दरमियान की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे एक्साइटेशन हो जाती है। अगर हम इससे कम एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या होगी? वो मैंने कंडीशन बता दी है। तो क्या होता है, हमारे पास वाइब्रेशन होती हैं या फिर रोटेशन हो रही होती है। सही है। इफ़ वी प्रोवाइड, अगर हम दे दें लेस एनर्जी और इन IR रीजन देन मॉलिक्यूल, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो या तो वाइब्रेट करेगा या फिर रोटेट करेगा। देन मॉलिक्यूल वाइब्रेट, या तो ये वाइब्रेट इर्ताश करेगा और रोटेट, या फिर ये घूमना शुरू कर देगा, या फिर क्या करेगा? घूमना शुरू कर देगा। सही है। और याद रखिएगा IR रीजन हमारे पास दो रीजन के दरमियान में, विजिबल रीजन और माइक्रोवेव के दरमियान में। द IR रीजन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। सही है। तो ये क्योंकि बेसिक है, अभी IR रीजन हमारे पास विजिबल रीजन और माइक्रोवेव के दरमियान में। IR रीजन इज प्रेजेंट बिटवीन, किस किस के बिटवीन है? विजिबल रीजन एंड, और इसके अलावा हमारे पास माइक्रोवेव रीजन, और माइक्रोवेव रीजन के दरमियान में मौजूद है। अब इसके बाद इसकी जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत कम होती है। कितनी होती है वो देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ IR इज लो, एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड रेज इज लो, ये तकरीबन लो होती है। कितनी होती है? ये तकरीबन ये 8 से 12 किलो जाउल पर मोल होती है, किलो जाउल पर मोल होती है। सही है। और यहाँ पे अगर पूरे का पूरा जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे होते हैं, अगर आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना चाहते हैं तो यही समझिएगा कि जो एटम्स हैं ये बॉल की तरह एक्ट करते हैं, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं ये स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। किसकी तरह? स्प्रिंग की तरह। अगर आप इस चीज़ को कंसीडर कर लेते हो तो आपको IR की समझ आ जाएगी। मतलब जब हम इस स्प्रिंग को यहाँ से बॉल को थोड़ा सा टच करेंगे तो आपकी बॉल इस तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। सेम काम यहाँ पे IR रेडिएशन को मॉलिक्यूल के ऊपर गिराने के बाद होता है, क्योंकि आपका जो बॉन्ड होता है वो सख्त नहीं होता, वो इसी तरह जिस तरह स्प्रिंग मूव कर सकता है इसी तरह ये मूव भी कर सकता है। सही है। तो द बॉन्ड बिटवीन एटम इज लाइक अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की तरह का होता है
टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ हम अंडरस्टैंड करने के लिए कह रहे होते हैं, अंडरस्टैंड द IR कॉन्सेप्ट, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉन्सेप्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉन्सेप्ट। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यही कह रहे होते हैं कि जो दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग नुमा है। किसकी तरह का? स्प्रिंग नुमा। जिस तरह आप जहाँ पे इसको हिलाओगे वो हिलना शुरू कर देते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास IR रेडिएशन को मॉलिक्यूल के ऊपर गिराने के बाद वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। लो जी, ये था जी हमारे पास IR का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। IR किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, IR की एनर्जी कितनी है आपके सामने मौजूद है। सही है, ये दो फार्मूला की मदद से आप एनर्जी कैलकुलेट भी कर सकते हो। सही, यूवी विजिबल रीजन में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर मूव कर जाते हैं। जबकि IR के अंदर ये सिस्टम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इतनी ज़्यादा होती नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करें। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन आपका जो मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपके एक्साइट नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी एनर्जी है ही नहीं है। अब आपका मॉलिक्यूल क्या करना शुरू कर देगा? रोटेट या वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और ये चंद एक बातें हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेलेवेंट लिखी हैं। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।